हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में हम लोग चैप्टर चला रहे थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है ना। आप प्रॉपर लेक्चर देखते रहिए, साथ में नोट भी करते रहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हमारे पास अल्कोहल से रिलेटेड सेकंड वीडियो है, और सेकंड वीडियो में अल्कोहल के और सारे कंसेप्ट मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो जहां से हमने छोड़ा था वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसमें एक और कंसेप्ट और रह रखा था, ठीक है ना, उस टॉपिक का। तो बच्चों हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो था रिएक्शन विद HX। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बोला था कि जब कोई अल्कोहल किसी HX के साथ रिएक्शन करता है तो एल्किल हैलाइड बनता है और साथ में क्या बनता है, H2। क्लियर। इसमें दो चीजें थी, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, रेट किसका, अल्कोहल का, ये कंफर्म हुआ था। और अगर हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में हम देखें तो HI सबसे फास्ट, HBr देन HCl, ये हाइड्रोजन हैलाइड का रेट था, ऐसा कुछ था। ठीक, फिर हमने बात की थी ल्यूकास रेजेंट के बारे में, वो पूरा हो गया। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो HI है और HBr है, इनको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल जो है कैटलिस्ट की जरूरत किसको पड़ेगी, HCl के साथ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो कैटलिस्ट कौन सा था, ZnCl2। क्लियर, ये कंसेप्ट हो गया। ठीक, अब आज बात करेंगे कि इसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट कौन से आते हैं बच्चों। देखो, एक चीज आपको नोट करनी है, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद HX, इट फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ध्यान रखना है ना, नोट करते जाओ से। और अगर सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट करता है HX के साथ तो इट फॉलो SN1 मैकेनिज्म। कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है यानी RCH2OH, तो वो HX के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, पहले वो देखो, पहले हाइड्रोजन प्लस रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन प्लस O के साथ मिक्स होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों RCH2, नोट करते जाओ, OH2 और प्लस। क्लियर। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा कि जो हमारे पास हैलोजन है X माइनस, वो अब इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये देखो, अब देखो क्या होगा, यहां पर एक ट्रांजिशन फेज क्रिएट हो जाएगी, CHH इस तरह से NR, आपने अगर पढ़ा होगा OH2 एंड X, है ना, डॉट लाइन में ट्रांजिशन फेज। और अब क्या होगा, ये X लग जाएगा और OH2 पूरी तरह से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा RCH2X प्लस वाटर, जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी थी। तो अल्टीमेटली जो है प्राइमरी अल्कोहल ने SN2 मैकेनिज्म के थ्रू एल्किल हैलाइड बन गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ कंसेप्ट आपके पास आता है, तो C और यहां जोड़ा मैंने D, इधर जोड़ा हमने CH3। अच्छा, ये अबव द प्लेन है ना, हाँ, इस तरह से दिस बॉन्ड इज अबव द प्लेन, और ये बॉन्ड ऐसा है, और यहाँ पे कोई OH है। और अगर बच्चों हम इसकी रिएक्शन करेंगे HBr के साथ, तो ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू करेगा, SN2। अच्छा, ये देखो, ये कैरल कार्बन है, तो जब भी कोई कैरल कार्बन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है तो क्या होता है बच्चों, वहां पे इनवर्जन होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी OH हटके Br जो है हमारे ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखो कैसा, BrC, ठीक है, तो ऊपर लग जाएगा D, इधर हो जाएगा हमारे पास CH3, और यहां पे आ जाएगा H। देखो, दोनों एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट, मिरर इमेज है। अगर मान लिया जाए कि इसको देखो, इसको हम मानते हैं, अगर ये R हुआ तो बच्चों ये क्या होगा, S होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ये कब होगा, जब प्राइमरी अल्कोहल होगा, वो भी कैरल कार्बन वाला। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, अब सेकेंडरी की तरफ देखते हैं। तो अगर कोई सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल
SN1 सॉरी HX के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी मैकेनिज्म होती है? SN1। देखो मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई अल्कोहल है, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल, तो बच्चों पहले क्या करेगा, H+ इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, H+ को OH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये देखो CCC, यानी अब एक कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, और प्लस H2O निकल जाएगा, ये तो है ना। तो दिस इज कॉल्ड रेट लिमिटिंग स्टेप, कार्बोकैटायन बनना। अब स्टेप 2 में क्या होगा कि जो हमारे पास कार्बोकैटायन हमने बनाया है उस पर जो है एक हैलोजन अटैक करेगा इस तरह से, और एक इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये वाला। तो ये बच्चों कौन सी मैकेनिज्म है? SN1। तो SN1 में 2 स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज यार क्या देखनी है आपको, कार्बोकैटायन बनने का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। अगर इनकेस कुछ ऐसा हमारे पास अल्कोहल हो जिसमें कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो वहां पे बच्चों रीअरेंजमेंट करके हमें प्रोडक्ट अलग बताना है। कंसेप्ट क्लियर? अब देखो करते क्या है इसको। सपोज अगर आपको पूछा जाए कि हमारे पास ऐसा कोई अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन आपको करनी है HBr से, तो बच्चों ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, तो सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहां पर जो है SN1 के थ्रू मैकेनिज्म होगा। तो कुल मिला के हमारे पास कंसेप्ट क्या था, पहले जो H है वो यहां अटैक करेगा और उसके बाद क्या होता है H2O निकल जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कार्बोकैटायन बना रहा हूं, है ना, ये देखिए ये कार्बोकैटायन बना। अब क्या होगा, कार्बोकैटायन इस समय सेकेंडरी है, तो बच्चों ये कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करके टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएगा। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट कार्बोकैटायन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, टर्सरी, इट इज मोर स्टेबल देन दिस। अब इस टर्सरी कार्बोकैटायन पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, Br है, Br इस पर अटैक करेगा और इसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, Br। तो अल्टीमेटली इसका जो HBr है, HBr के साथ रिएक्शन है वो डायरेक्ट यहां ना होके कहां जुड़ेगा, यहां, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म से कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के थ्रू काम करेगा। तो बच्चों ये प्रोडक्ट बनेगा, न कि दूसरा वाला। कंसेप्ट क्लियर? तो इस तरह आपको देखना है, ठीक। अगर मान लिया जाए हमारे पास कुछ ऐसा है, देखो डायरेक्ट OH यहां जुड़ा है और HBr अभी कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल है, तो देखो ये मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकैटायन पे ही जुड़ा है, तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो यही हो जाएगा पूरा, ठीक। ध्यान क्या रखना है, SN1 और SN2। क्लियर कंसेप्ट? ठीक है। अच्छा चलो, तो ये था हमारे पास रिएक्शन ऑफ HX विद अल्कोहल, है ना, और जिसमें कि हमने बात की थी SN2 कब होगा और SN1 कब होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें एक और चलो पूरा हो गया। अच्छा, एक और चीज आपको बतानी है, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं ऐसा CH2OH और OH और उसकी रिएक्शन करते हैं HBr के साथ, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखो बच्चों हमारे पास 2 OH है, एक ये OH और एक OH है, कौन सा OH रिप्लेस होगा, दोनों या दोनों में से कोई एक। तो बच्चों ये जो OH है वो अल्कोहलिक है और ये जो OH है वो फिनोलिक है। HBr कभी भी फिनोलिक OH को रिप्लेस नहीं करेगा, रीजन रिजोनेंस, लेकिन यहां पर रिजोनेंस नहीं है, तो इस OH का रिप्लेस होना आसान है, इस OH का रिप्लेस होना टफ है। इसीलिए बच्चों कभी भी बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ OH कभी भी रिप्लेस नहीं होगा, हमेशा अल्कोहलिक OH रिप्लेस होगा। ध्यान रखना अगर ऐसी कंडीशन मिले तो, ठीक है, एक आध बार ऐसा क्वेश्चन आया है, तो ये OH इंटैक्ट रहेगा। क्लियर? चलो ठीक है, तो ये था हमारे पास HX वाला कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ये पूरा हो गया है ना। चलो
अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस पे भी कई क्वेश्चन आते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। इसमें बच्चों क्या पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। आपको 4 अल्कोहल दिए होते हैं, वो बोलता है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा। और दूसरा टाइप्स ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बनेगा तो एक एल्कीन बनता है ना, आपको मालूम है, और कौन सी एल्कीन बनेगी वो बताना है आपको, ठीक है। और कई बार बच्चों क्या होता है, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एल्कीन बनती है लेकिन एल्कीन के साथ साथ कई बार ईथर भी बनता है, तो किस टेम्परेचर पर ईथर बनेगा और किस पे नहीं बनेगा वो भी आता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से आते हैं। ये मैंने शायद आपको बता दिया है, लेकिन थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यहां पर दूंगा आपको, है ना। चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और देखो कैसे आता है बच्चों, है ना। जब भी किसी अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन, तो बच्चों हमें क्या मिलेगी, एक एल्कीन मिलती है इस तरह से। लेकिन बच्चों कुछ कंडीशन में हमें ईथर भी मिलती है, ध्यान रखिए, ईथर ईथर इज ऑल्सो फॉर्म्ड कुछ कंडीशन में। और वो कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर चेंज करने पर हमें प्रोडक्ट चेंज मिल जाता है। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे हम, क्या मिलेगा, एल्कीन और ईथर मिलेगा। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ, ध्यान रखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। एज सच किसकी तरह, अभी जो हमने OH और HBr की बात की थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्सरी अल्कोहल ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, उसके बाद सेकेंडरी और देन लास्ट में प्राइमरी। ये तो हुआ, ये होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक, ये ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों हुआ, कार्बोकैटायन, ठीक। चलो थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अल्कोहल है, ये OH है, ठीक है। और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आप देखो बच्चों, H2SO4, है ना। और H2SO4 क्या करता है, पहले HSO4 और H में डिग्रेड हो जाता है। तो अल्कोहल क्या करेगा, सबसे पहले H को एक्सेप्ट करेगा और यहां पर जो है CCOH2 इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है अनस्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं और इस समय एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है, ये वाला। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर रिमूव होकर कार्बोकैटायन बन गया। दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप, और ये हमेशा एक स्लो स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बोकैटायन क्या होगा, कार्बोकैटायन पर जो H लगा है, ये आपने 3 तरफ से H लगे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकैटायन, ठीक है। और प्लस H+ निकल जाएगा। तो जो H+ हमने उधार लिया था वो दोबारा से HSO4 के साथ मिक्स होकर H2SO4 बना देगा। तो ये एक टिपिकल मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन की, ठीक है। और डिहाइड्रेशन में मोस्टली हम यूज करते हैं एसिड, लेकिन कुछ और कंपाउंड भी यूज होते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, कई बार बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप होता है इनटेक ऑफ प्रोटॉन टू गिव ए प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और कई बार पूछते थे कि व्हाट इज सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो वाटर को रिमूव करके कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है। तो सेकंड स्टेप इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है, ध्यान रखिए। और थर्ड स्टेप में तो जो है एल्कीन बनी रही। तो ये जनरली क्या होता है, हमारे पास एक डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म है। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो बच्चों इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। तो आपको 3 अल्कोहल दे रखे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कौन बोला, तो क्या बोलेगा, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी फास्ट होगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन मैं इससे आपको बताता हूं कैसे कैसे करना है, ठीक है भाई।
अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि हमारे पास एक अल्कोहल ये है और दूसरा अल्कोहल ये है, किसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फास्ट होगा? ये देखो, टर्सरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। ठीक है। अगर आपको बोला जाए बच्चों एक ये अल्कोहल है और एक ये अल्कोहल है, ठीक है, किसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फास्ट होगा? दोनों सेकेंडरी है इस समय, लेकिन बच्चों इसको हटाओ कार्बोकैटायन बनाओ, इसको हटाओ कार्बोकैटायन बनाओ, ये तो करना है। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन कौन सा? देखो, डबल बॉन्ड की वजह से ये हो गया एलाइलिक, यानी रेजोनेंस आ गया, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इसका फास्ट होगा। कंसेप्ट क्लियर? दूसरा देखो, 1 2 3 4, यहाँ पे OH, यहाँ पे F, 1 2 3 4, यहाँ पे OH, यहाँ पे F। अब बताओ भाई, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फास्ट किसका होगा? इसका। F का नेचर है -I, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और बच्चों जो है हाँ नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं, इलेक्ट्रॉन गलत हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लस चार्ज, OH हटाओ, प्लस लगाओ। F का नेचर -I, इस F का नेचर भी -I, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो प्लस चार्ज को बढ़ा देगा। तो जितना पास होगा बच्चों, उतना ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसका मतलब जो है, ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, ये कम देगा। ये तो है ना, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग EDG कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो जो भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, वो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन को भी कम करेगा। ये तो है ना, मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, मोर विल बी द रेट। क्लियर? अच्छा, चलो जरा इसको मुझे बताओ, है ना, CH2OH और दूसरा है CH2OH, और यहां पे मैंने जोड़ा है NO2 और यहां पे मैंने जोड़ा है OH। अब बताओ बच्चों, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होने वाला है? कहानी वही, OH को हटाओ कार्बोकैटायन बनाओ, OH को हटाओ कार्बोकैटायन बनाओ। ठीक है, अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करो। तो OH हमारे पास है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, EWG, NO2 का नेचर है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो डोनेटिंग वाले का जो स्टेबिलिटी है, सॉरी, जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है वो फास्ट होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, CH2OH, CH2OH, NO2, NO2, चलो बताओ, है ना। तो ये था बच्चों हमारे पास रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एल्कीन कौन सी बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एल्कीन कौन सी बनेगी। ठीक है भाई, देखो, चलो अच्छा, पहले एक और चीज बोल देते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं? देखो, एक हम यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। दूसरा हम यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा हम यूज करते हैं Al2O3 एट हाई टेम्परेचर, और चौथा हम यूज करते हैं कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हाई टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होते हैं। वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट और भी होते हैं, लेकिन वो अल्कोहल के केस में नहीं होते। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने वाले एजेंट यही हमारे पास है, याद रखें, एल्यूमिना भी और कॉपर भी और फॉस्फोरिक एसिड भी। और बच्चों, ये दोनों जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, मैंने बताया था। और इन दोनों केस में जो है रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब देखो, ये दोनों क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल एल्कीन को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, देखो 1 2 3 4 और ऐसा अल्कोहल है। ठीक है,
और अगर हमने लिखा यहाँ पर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है बच्चों, तो यहां से OH जाएगा और H हमेशा उस कार्बन से जाएगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पर OH जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। सपोज मैंने क्या किया, ये कार्बोकैटायन बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करेगा, तो ये इस तरह हो जाएगा C, ये तो था, और प्लस चार्ज, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, H को हटाना है, तो H कहां से निकलेगा, इससे निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगी, एल्कीन हो जाएगी। तो कौन सी एल्कीन बनेगी डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सा रिएजेंट है। ये कार्बोकैटायन को रीअरेंज करके देन एल्कीन को बनाते हैं, ये बिना कार्बोकैटायन को रीअरेंज करके उस एल्कीन को बना देंगे, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए यहां पर हम यूज करते Al2O3, ठीक है, एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर जो एल्कीन होती वो होती ये वाली, क्योंकि यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी शायद डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, ठीक है। तो कौन सी एल्कीन बनेगी डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, आप जो है उसको क्या करो, सॉल्व करो, है ना। तो इसमें मैं इतना ही बताऊंगा, डिहाइड्रेशन पे मैंने पहले भी लेक्चर दे चुका हूं, वहां पे आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आप देखो, ठीक है। चलो इसका हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, और आप इसमें बताओ, ठीक है बच्चों। चलो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि ईथर कब बनता है, ठीक है। ईथर देखो, ये हमारे पास है CH3CH2OH इथेनॉल, और हमने यहां पर यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बच्चों, टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यहां पर मैंने यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों ज्यादा टेम्परेचर अगर हो तो ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, यानी एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखिए। तो यहां पर CH2 बनेगा, लेकिन अगर कम टेम्परेचर हो तो यहां पर बच्चों ईथर बनेगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सब कुछ सेम है, केवल डिफरेंस किसका है, टेम्परेचर का। नोट करो फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और कंफ्यूज भी करते हैं कई बार। तो टेम्परेचर के डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट चेंज हो गया पूरा के पूरा, ठीक है भाई। चलो देखो, सेम टू सेम यहां पर भी करते हैं। दूसरा देखो, CH3CH2OH, और यहां पर मैंने लिया Al2O3 523 केल्विन, ठीक है बच्चों। तो कम टेम्परेचर है तो अगेन हमारे पास CH2ONC2 है, ईथर बनेगा, डाइथाइल ईथर। और अगर ज्यादा टेम्परेचर है Al2O3 623 केल्विन, ठीक है बच्चों, तो हमेशा क्या बनेगा, एक एल्कीन बनेगी, ठीक है। तो याद करने का क्या तरीका है, कम टेम्परेचर हो तो ईथर और ज्यादा टेम्परेचर हो तो एल्कीन, ठीक है। एक और चीज, अगर बच्चों हमारे पास कोई टर्सरी अल्कोहल है और उसको हमने कॉपर के साथ ट्रीट किया, कॉपर एट हाई डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने बोला था ना, भी लिखा था ना कॉपर, तो डिहाइड्रेशन केवल टर्सरी अल्कोहल में ही पॉसिबल है, प्राइमरी और सेकेंडरी में कॉपर कभी डिहाइड्रेशन नहीं करता है, अभी आगे भी आएगी रिएक्शन में बताऊंगा। तो जब इसका डिहाइड्रेशन होगा तो बच्चों हमेशा क्या बनेगा, देखो CC ये बनेगा आइसोब्यूटाइलिन और प्लस H2। तो कॉपर केवल टर्सरी अल्कोहल में ही डिहाइड्रेशन करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिहाइड्रेशन नहीं करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये काफी कंफ्यूज करने वाली रिएक्शन है, तो इसलिए आपको ये लिखनी है। तो ये डिहाइड्रेशन से इस तरह आता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, कौन सी एल्कीन बनेगी ये बहुत बार पूछा जाता है, और जो है कब ईथर बनेगी और कब एल्कीन बनेगी ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रिएजेंट कौन सा है
और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर कंसेप्ट? तो देखो फटाफट जरा इसे, ठीक है। चलो, तो ये था हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है कि अल्कोहल डिहाइड्रेट किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में कौन सी प्रोडक्ट बनती है, टेम्परेचर चेंज करने पे कैसे होता है। अब एक इंपॉर्टेंट और है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बच्चों, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब भी बच्चों ऑक्सीडेशन किसी अल्कोहल का होता है, जब भी आप किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। ऑलवेज गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड। और तीन ही कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास है, या तो एल्डिहाइड बनेगा, या तो कीटोन बनेगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर? देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्म। कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हर टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनाएगा। क्लियर? अब इसी पे फोकस करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और उनके काम क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। एक है स्ट्रॉन्ग एंड नॉन सेलेक्टिव। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा है माइल्ड एंड सेलेक्टिव। क्या हो रहा है, माइल्ड एंड सेलेक्टिव। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग कौन सा है। जैसे आपने पढ़ा होगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, दूसरा हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक कंडीशन एज वेल एज बेसिक कंडीशन। तीसरा बच्चों हमारे पास है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और चौथा हमारे पास है CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन। दिस इज कॉल्ड जॉनस रिएजेंट। ठीक है, ये काम आता है। तो ये सबके सब जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब माइल्ड की बात कर लेते हैं। माइल्ड में आपने पढ़ा होगा PCC। अच्छा, फिर पहले नाम बड़ा है इसका ना। PCC का नाम है पाइरीडीनियम। पिरीडीन यूज होता है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और इसका स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, पिरीडीन आपने पढ़ा होगा, ये नाइट्रोजन, पिरीडीनियम है ना प्लस, और क्लोरीन भी इसमें जुड़ा है, और CrO3। ठीक है, तो ये होगा ये माइनस और ये प्लस, क्लोरोक्रोमेट। दूसरा होता है बच्चों PDC, पाइरीडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो पिरीडीन ये, ठीक है, और प्लस, और डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 माइनस, तो यहाँ 2 लगाने पड़े। पिरीडीनियम इस नाम से याद रखना है, PDC। ठीक है, इसलिए में पूछ सकता है। तीसरा हमारे पास है बच्चों, अच्छा इसको हम बोलते हैं, PCC को हम बोलते हैं सैरेट रिएजेंट। SERRATE, सैरेट रिएजेंट। ठीक है, तो PCC PDC। ठीक है, और एक और होता है बच्चों, ये कहाँ गया वो, हाँ एक और, हाँ डाइप्रिडीन क्रोमेट। हाँ डाइप्रिडीन क्रोमेट। डाइप्रिडीन क्रोमेट, तो डाइप्रिडीन मतलब ये डाइप्रिडीन, और क्रोमेट CrO3। ठीक है बच्चों, इस तरह से। चलो, हाँ डाइप्रिडीन हो, ये 2 डाइप्रिडीन क्रोमेट है ना, इस तरह से। और इसको हम बोलते हैं बच्चों, डाइप्रिडीन क्रोमेट को कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स
ये नोट करो फटाफट, है ना। हाँ, तो ये जहां पे पिरिडीन यूज होता है वो सारे माइल्ड है, और जहां पे ये वाले K2Cr2O7, KMnO4, डाइल्यूट HNO3 और जॉन्स रेजेंट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बच्चों अब इंपॉर्टेंट क्या है कि माइल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस है, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखो, जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या करेंगे, किसी भी एल्कोहल को हमेशा एसिड तक कन्वर्ट करेंगे, एसिड में पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एसिड में, और अगर बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद कीटोन को फर्दर डिग्रेड करके एसिड, माने कुल मिला के इनका काम होता है अल्कोहल को सीधे एसिड में कन्वर्ट करना। क्लियर कंसेप्ट। ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट कर पाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। एल्डिहाइड को ये फर्दर आगे एसिड तक नहीं ले पाते, इतना ही डिफरेंस है। तो ये एसिड तक जाएंगे, ये एसिड तक नहीं जाएंगे, बस। ठीक है, अब देखते हैं, इतना नोट कर लिया आपने। ठीक है, तो कई बार पूछा भी जाता है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है और माइल्ड कौन सा है, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं, है ना। तो PCC PDC ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो देखो, पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल यानी CH2OH। अगर यहां पे बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, अब मैं नाम लिख रहा हूं ना, स्ट्रॉन्ग, कोई भी स्ट्रॉन्ग होता है तो ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक, लेकिन अगर मैं माइल्ड की बात करूं, यहां पर अगर, अरे इसको सही लिख देते हैं ना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये हमने लिखा RCH2OH, यहां पे हमने लिखा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा एसिड बनाएगा, और अगर हमने यहाँ पे लिखा माइल्ड जैसे PCC, ठीक है, तो बच्चों हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर कंसेप्ट। उसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें, RCHOHNR, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन। ध्यान रखना, ऑलवेज कीटोन। ठीक है बच्चों, यहां पर भी सेम होने वाला है, PDC, सेकेंडरी अल्कोहल अगेन कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर कीटोन का हम अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करें विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बच्चों कीटोन क्या होगा, देखो यहां से टूटेगा ये। तो जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। देखो इस तरह से दो कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एसीटोन था, एसीटोन, तो एसीटोन जो है ऑक्सीडाइज होकर यहां से टूटेगा, तो एक इतने कार्बन का एसिड और एक इतने कार्बन का एसिड, यानी बोलने का मतलब है एक 2 कार्बन का एसिड और एक कार्बन का एसिड बनेगा, है ना। लेकिन बच्चों जो फॉर्मिक एसिड अगर बना, तो फॉर्मिक एसिड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होके जो है CO2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड की जगह कोई और एसिड बना, तो वो कभी भी CO2 और H2 में कन्वर्ट नहीं होगा। ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में बताया था। तो सेम कंसेप्ट इसमें होता है। तो कीटोन जब भी टूटते हैं हमेशा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। क्लियर। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उतने ही नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन बच्चों अगर मैं कीटोन की बात करूं PDC माइल्ड, तो कभी भी कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है। कहानी खत्म। अब बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल की, है ना। इतना हो गया, यहीं पर टर्सरी अल्कोहल कर लेते हैं, है ना। टर्सरी अल्कोहल, ठीक है भाई, ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है। स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड। टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एज वेल एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन नॉर्मल कंडीशन।
अगर चाहे स्ट्रांग हो चाहे माइल्ड हो, वो कभी भी टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल के पास यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इस हाइड्रोजन न होने की वजह से टर्सरी अल्कोहल जनरली रेजिस्टेंस होते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन। तो चाहे माइल्ड यूज करो चाहे स्ट्रांग यूज करो, कोई ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। हाँ, एक और कंडीशन ऐसी है, अगर मान लिया जाए आपने जो है यहां पर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया इन ड्रास्टिक कंडीशन, यानी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब जाके स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग, तब जाके जो टर्सरी अल्कोहल है वो फर्दर डिग्रेड होता है। अब कैसे होता है मैं बताता हूं। तो इतना समझ में आ गया आपको कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का डिग्रेडेशन कैसे होता है। ठीक है भाई, अब देखो, मान लीजिए ये हमारे पास कोई टर्सरी अल्कोहल ये रहा, ठीक है, और इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं K2Cr2O7 इन एसिडिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, ये एक एल्कीन में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखिए, इट गिव्स ए एल्कीन। ये देखो, और एल्कीन क्यों दी इसने, क्योंकि इसका डिहाइड्रेशन हुआ। अब उसके बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये यहां से टूट जाएगा जहां पे एल्कीन है, ठीक है। तो एक बनेगा हमारे पास कीटोन और एक बनेगा हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद बच्चों अगर यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में और CO। तो इस तरह से जो टर्सरी अल्कोहल है वो डिग्रेड होके एक कीटोन बना देंगे और एक क्या बनाएंगे, हमेशा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। इफ फॉर्मिक एसिड फॉर्म इट फर्दर डिग्रेड इनटू H2 एंड CO2। लेकिन अगर इसकी जगह कोई और एसिड होता है, यानी एसिडिक एसिड होता है, तो वो डिग्रेड नहीं होगा। क्लियर कंसेप्ट? तो इसको नोट करो कि टर्सरी अल्कोहल का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा आप देखो, अब कुछ हमारे पास मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन है वो करते हैं ना अल्कोहल के कंसेप्ट से। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। देखो, आप भी मेरे साथ सॉल्व करो, है ना। Na2Cr2O7, अच्छा Na2O चाहे K2O, बात एक ही है, H+, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो सॉल्व करो, ठीक है। पहले देखते हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा बच्चों, इस अल्कोहल को और इस अल्कोहल को दोनों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो बच्चों देखो, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये हमेशा कीटोन बनाएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये हमेशा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे कार्बन है तो इसीलिए मैंने कार्बन एक ही रखा है। क्लियर। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो माइल्ड क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक
एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, कार्बन नंबर ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। CHO 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। PDC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों माइल्ड क्या करेंगे, टर्सरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, केवल प्राइमरी अल्कोहल को करेंगे, किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये तो एज सच रहने वाला है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। क्लियर, एक ही कार्बन था, ठीक है। अगेन देखो CrO3 जॉन्स रिएजेंट। तो जॉन्स रिएजेंट क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर देखो KMnO4, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बस। तो इस तरह से इनका सॉल्व करना आप, ठीक है। चलो, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आते हैं और आपको उनको सॉल्व करना है। बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी क्या माइल्ड क्या करेगा और स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, इसमें बच्चों एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है MnO2, बहुत इंपॉर्टेंट है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करेगा, केवल एलाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, केवल एलाइलिक, ध्यान रखना, ठीक है। एलाइलिक बच्चों कौन सा हुआ, जो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे जुड़ा था, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक। sp2 sp2 एंड sp3, दिस इज एलाइलिक, ध्यान रखना है ना। sp2 के जस्ट बाद वाला कार्बन ये एलाइलिक हुआ, केवल इसी को ये ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, कीटोन में, और डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो MnO2 है ना, MnO2 स्पेसिफिक फॉर द एलाइलिक OH ग्रुप, ठीक है। अब देखो कैसे, सपोज मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक रिएजेंट ऐसा है, हाँ, इसको नहीं, इसको, ये तो गलत हो गया है ना, सिंपल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, और अगर आपको बोला जाए यहां पर MnO2 है, तो अब बताओ किस अल्कोहल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा। देखो बच्चों, ये वाला जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये एलाइलिक है, लेकिन ये एलाइलिक नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है, केवल इसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड में और ये ग्रुप एज सच रहेगा, ठीक है। MnO2 स्पेसिफिक फॉर एलाइलिक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। चलो, अच्छा इसका आप करके बताओ। MnO2, चलो समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये काम करना है, ठीक है भाई। चलो, अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन विद कॉपर। विद हीटेड कॉपर। अच्छा, इसमें मोस्टली कैसे लिखते हैं, कॉपर प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या 573 केल्विन, बात एक ही है। अब देखो बच्चों, अगर मान लिया जाए कोई प्राइमरी अल्कोहल हो, तो वो कॉपर के साथ हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो वो कॉपर के साथ हमेशा कीटोन बनाएगा। लेकिन यहां पेंच फंसता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पढ़ा होगा, कोई टर्सरी अल्कोहल हो तो वो कॉपर के साथ क्या करेगा बताओ, इट विल गिव एल्कीन। ये कंफ्यूज करता है, बच्चे बोलते हैं यहां पर तो भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर बच्चों एल्कीन बनती है। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अल्कोहल है जो कॉपर के साथ एल्कीन देता है। भाई टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी नाम से भी आ सकता है या टर्सरी दे सकते हैं। ध्यान रखें, टर्सरी अल्कोहल कॉपर के साथ एल्कीन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है, ठीक है। अच्छा,
इन दोनों रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, देखो इन दोनों रिएक्शन में होता है डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, और इस रिएक्शन में होता है डिहाइड्रेशन। क्योंकि जब अल्कोहल से एल्कीन बनती है तो क्या रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है, और यहां पर बच्चों क्या रिमूव हो रहा है, केवल हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। देखो ना, ये क्या से रिमूव होता है, ये क्या से रिमूव होता है, हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड। ये क्या से रिमूव होगा, ये क्या से रिमूव होगा, कीटोन। तो इन रिएक्शन को हम बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ हाइड्रोजनेशन, लेकिन टर्सरी के साथ डिहाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, तो नोट करो इसको फटाफट। तो ये कॉपर का कमाल है, ये केवल कॉपर के साथ होता है, बाकी और किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है भाई, चलो, तो ये हमारे पास हो गया पूरा ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन से इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, अब क्या है भाई बचा हुआ, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया, हाँ कॉपर के साथ हो गया। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कई बार पूछी जाती है, दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए रिएजेंट कौन से चाहिए। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज होते हैं वो होता है एक एल्कली NaOH या KOH और प्लस I2, ध्यान रखना, या इसकी जगह में कई बार NaOX लिखा जाता है और X इक्वल टू होता है बच्चों I या NaOI, ध्यान रखना। तो एल्कली प्लस I2 या NaOH प्लस I2 या KOH प्लस I2, बात एक ही है। ठीक है, और बच्चों क्या होता है, जब कोई अल्कोहल किसी एल्कली और I2 के साथ रिएक्शन करता है तो इस तरह का एक कंपाउंड बनाता है, आयोडोफॉर्म प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। देखना, ध्यान इंपॉर्टेंट रखना ना, अभी बता रहा हूं, दो चीजें बनती है, ध्यान रखना। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द आयोडोफॉर्म रिएजेंट NaOH प्लस I2 गिव आयोडोफॉर्म, और इट इज येलो कलर कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो कलर के क्रिस्टल बनते हैं और साथ में एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। क्लियर कंसेप्ट। तो कई बार ये पूछा जाता है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, तो ये आपको रिएजेंट याद करने हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है जो कि येलो कलर का होता है, तो पता चलेगा हमें। और तीसरा, इसमें कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ये भी पूछा जाता है। अब सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, देखो बच्चों, द टाइप्स ऑफ एल्कोहल गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आपके पास कई टाइप के अल्कोहल होते हैं और कौन सा अल्कोहल आयोडोफॉर्म देगा या कौन सा नहीं देगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं। द टाइप्स ऑफ अल्कोहल गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अब इसको कैसे करेंगे, देखो बच्चों, जिस अल्कोहल, देखो हमारे पास क्या है, अल्कोहल है और उसका हम पहले करते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो आयोडीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो जो अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद इस तरह का ग्रुप दे दे, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन, वही आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, या वही जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, बात एक ही है। अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद, अच्छा ऑक्सीडेशन यहां पर I2 की वजह से हो रहा है, ध्यान रखना है ना, I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यार। तो ऑक्सीडेशन के बाद अगर जो है वो कौन सा ग्रुप दे दे, सॉरी मिथाइल कीटोन ग्रुप देता है, तभी जाके हमारा अल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब देखो, क्या मेथेनॉल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? नो, क्योंकि मेथेनॉल के बाद 2 कार्बन तो है ही नहीं, हमें तो 2 कार्बन चाहिए। अच्छा, क्या एथेनॉल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? यस, क्योंकि एथेनॉल जो है ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है, तो ये आ गया ना, देखो। अच्छा, क्या प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? नो बच्चों, प्रोपेनॉल भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि प्रोपेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो ये ऐसा बनाता है। तो यहां पर देखो CH2CO ग्रुप आ रहा है, हमें CH3CO ग्रुप चाहिए, ध्यान रखना, CH2CO ग्रुप भी नहीं चलेगा, केवल CH3CO ग्रुप होना चाहिए। तो बच्चों आप कोई भी अल्कोहल ले लो, कोई भी अल्कोहल ले लो जो लॉन्ग चेन में जो है जुड़ा है, वो कभी भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, सिवाय किसके? इथेनॉल की।
तो अब कौन सा अल्कोहल देगा? लॉन्ग चेन में वही अल्कोहल दे सकता है जो सेकंड पोजीशन पर जुड़ा होगा। ऑलवेज देखिए, ध्यान रखना, अगर कोई लॉन्ग चेन आपने बनाई है तो सेकंड पोजीशन पर OH आएगा, तभी जाके वो एडोफॉर्म रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। क्योंकि सेकंड पोजीशन पर आने से जब इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे तो वो इस तरह का ये CH3CO ग्रुप आना चाहिए। वो तभी आएगा जब अल्कोहल सेकंड पोजीशन पर होगा। अगर बच्चों अल्कोहल जो है इस पोजीशन पर होता है तो वो कभी भी एडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो समझ गया बात मेरी? कौन सा अल्कोहल एडोफॉर्म रिएक्शन देगा डिपेंड करेगा कि उसके पास ऑक्सीडेशन के बाद CH3CO ग्रुप आ रहा है या नहीं, और वो कब आएगा? जब लॉन्ग चेन में वो सेकंड पोजीशन पर होगा या लॉन्ग चेन में वो इथेनॉल होगा, बस, अदरवाइज कोई अल्कोहल नहीं देगा। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन आता है कौन सा एडोफॉर्म देगा, कौन सा एडोफॉर्म नहीं देगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये भी आता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई अल्कोहल है, देखो 2 3 4, ये देगा क्योंकि यह CH3 है, CO है, और जब भी इसकी रिएक्शन जो है I2 और NaOH के साथ होती है तो बच्चों देखो ये हमेशा यहां से टूटेगा, यहां से, ऑलवेज यहां से टूटेगा ना, किनारे वाले CH3 से टूटेगा। तो इतना हिस्सा बनाएगा आइडोफॉर्म CHI3, और बच्चों इतना हिस्सा बनाएगा एसिड। तो कितने कार्बन का एसिड बनेगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन का एसिड, CH3 CH2 CH2 COO Na बनेगा। एसिड भी नहीं बनेगा, बल्कि सोडियम हम यूज करते हैं, सोडियम का सॉल्ट। ध्यान रखिए, कंसेप्ट क्लियर? तो एसिड कौन सा बनेगा डिपेंड करेगा कि इस साइड कितने कार्बन है। ठीक है, तो इससे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एसिड कौन सा बनेगा। ठीक है भाई, कौन सा अल्कोहल एडोफॉर्म देगा, कौन सा नहीं देगा। और एडोफॉर्म जो है येलो कलर का क्रिस्टल होता है, तो कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि येलो कलर आएगा या नहीं आएगा, है ना, बात एक ही है। तो इसको नोट करो किस तरह से हम इसमें कंसेप्ट करेंगे। 52 मिनट। ठीक है, तो चलो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, आप उनको सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा बच्चों, कई बार एक क्वेश्चन इससे ऐसा आता है कि देखो 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो 1 प्रोपेनॉल में ये ऐसे होता है और 2 प्रोपेनॉल में ये ऐसे होता है। तो क्या हम 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल को एडोफॉर्म रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? यस, दे कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश बाय द एडोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि 2 प्रोपेनॉल जो है इसके साथ रिएक्शन करके येलो कलर का क्रिस्टल बनाएगा, जबकि 1 प्रोपेनॉल जो है येलो कलर का क्रिस्टल नहीं बनाएगा। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल में डिस्टिंग्विश कौन से रिएजेंट से करोगे? तो कौन से रिएजेंट से करेंगे? I2NaOH। अच्छा, कई बार ये भी आ सकता है कि मिथेनॉल और इथेनॉल में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो यस, सेम रिएजेंट आर यूज्ड, क्योंकि मिथेनॉल तो रिएक्शन देगा नहीं, इथेनॉल जो है येलो कलर का क्रिस्टल दे देगा। तो येलो कलर के क्रिस्टल दिख जाते हैं तो डिस्टिंग्विश आसानी से हो जाता है। तो 2 अल्कोहल के बीच में अगर अंतर मालूम करना हो तो वो एडोफॉर्म रिएक्शन से हम कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर? ठीक, तो इससे बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलो अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये एडोफॉर्म देगा? बताना है आपको, है ना। अच्छा, ये एडोफॉर्म देगा? आपको बताना है। ठीक है, अच्छा फिर क्या हमारे पास, हाँ, अगर ये एडोफॉर्म देगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, ए और बी बताओ। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया एडोफॉर्म, है ना। अब बच्चों लास्ट करते हैं इसमें, फिर अल्कोहल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी
अल्कोहल। कई बार पूछ लेते हैं भाई कि तीनों अल्कोहल आपको दे रखे हैं, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जो तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला रिएजेंट है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, और आपने पढ़ा होगा ल्यूकास रिएजेंट किसको बोलते हैं हम, कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है। और बच्चों इसमें क्या था, हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो टर्सरी अल्कोहल है, टर्बिडिटी बनाते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल को टर्बिडिटी बनाने में 10 मिनट लगते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को टर्बिडिटी बनाने में 5 मिनट लगते हैं, और टर्सरी अल्कोहल टर्बिडिटी 1 मिनट में बना लेते हैं। तो पता चल जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी है। ठीक है। दूसरा बच्चों हमारे पास है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता भी है ना विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है बच्चों, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो रेड कलर बनाता है। अच्छा रेड ही बनाता है, मैं देख लेता हूं, है ना, हाँ सही है। जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ब्लू कलर बनाता है, और जो टर्सरी अल्कोहल है वो कोई भी कलर नहीं देता है। ध्यान रखना है ना विक्टर मेयर टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम यूज करते हैं बच्चों सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं प्लस I2 का यूज करते हैं। कई बार पूछ लेते थे क्या यूज करते हैं ना, तो सिल्वर नाइट्रेट और आयोडीन का यूज करते हैं। ठीक है भाई। चलो, तो ल्यूकास्ट हो गया हमारे पास, विक्टर मेयर हो गया, और तीसरा टेस्ट हमारे पास है डाइक्रोमेट टेस्ट। CHROMET डाइक्रोमेट टेस्ट। ठीक है। हम इसमें लेते हैं Na2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, है ना बच्चों। और अगर जैसे आपने DNF ब्लॉक पढ़ा होगा तो डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो होता है येलो, नहीं भाई क्या होता है, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं डाइक्रोमेट के। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है किसमें कन्वर्ट होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा एसिड ही लिख देता हूं मैं ना, एक एसिड में कन्वर्ट होगा। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों वो किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और जो टर्सरी अल्कोहल है उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। और कीटोन फर्दर जो है 2 एसिड बनाएगा। तो एक तो हमें यह पता लगेगा कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, इससे हम मालूम कर सकते हैं। दूसरा बच्चों क्या होता है, जो ऑरेंज कलर होता है जब वो किसी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है तो वो खुद ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मालूम है ना आपको। और ग्रीन कलर किसका होता है, क्रोमियम सल्फेट का Cr2SO4 का 3, इस तरह से। तो ये क्रोमियम सल्फेट जो है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो टर्सरी अल्कोहल में ये कभी भी ग्रीन कलर नहीं बनाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट। और उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी को हम इनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कर देंगे। तो बच्चों ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, नोट करो फटाफट। अब लास्ट इसमें देखो, अगर हमें किसी कंपाउंड में OH ग्रुप की पहचान करनी हो, है ना बच्चों, देखो कई बार आता है कि किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को हमें पहचाना हो तो कैसे करेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो टू डिटेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन कंपाउंड, तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे भाई, देखो बच्चों यहां पर टेस्ट है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, दिस इज सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप इन ए कंपाउंड। तो किसी कंपाउंड में हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पता करना हो तो हम बच्चों उसमें क्या करेंगे, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट हम उसमें मिलाएंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों जो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है वो खुद जो है येलो कलर का होता है, और जब किसी कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें हम इसको डालेंगे तो इसका कलर चेंज होता है रेड कलर। तो अगर मान लिया जाए कि रेड कलर आ गया तो उस कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट था, अगर रेड कलर नहीं आया तो उस कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। तो ये याद रखिए, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों। तो चलो मेरे हिसाब से अल्कोहल मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनॉल पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिनॉल से भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो आप नोट करते रहे, कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए,
ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।